हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ये हम लोगों का 7वां लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन के डाउनफॉल का कौन कौन सा कॉजेज था, यानी कि व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन। उसमें ठीक कर लीजिएगा, छठा गलती से हो गया है। ठीक है, तो उसके पतन का कारण क्या था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक अद्भुत योद्धा व महान विजेता था। आप इसको बात से सहमत होना चाहिए कि वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था और योद्धा तो महान था ही। बाल्कन प्रायद्वीप के अलावा संपूर्ण यूरोप उसके ग्रैंड एम्पायर में शामिल था। तो वो जितना बड़ा एम्पायर बनाया सबको जीत जीत करके, तो उसमें जो बाल्कन प्रायद्वीप के अलावा पूरा जो भी यूरोप का क्षेत्र था, लगभग उतना बड़ा यूरोप जो उस टाइम का था, सबको जीत लिया था वो। 1807 की रूस विजय एवं तिलसित के संधि तक नेपोलियन का हर अभियान एवं योजना सफल हो रहा था। ठीक है, तो जो 1807 में रूस पे अटैक करने गया और जो तिलसित का संधि हुआ, उस टाइम तक नेपोलियन जीत, उसके पहले तक मतलब जितना भी वार लड़ा सब में नेपोलियन क्या रहा? सफल रहा। वह राजाओं का निर्माता बनकर स्वयं अपने जीवन काल में नए इतिहास का निर्माण कर रहा था। यानी कि वह एक तरह से राजा को प्रोड्यूस करना, जैसे होता है ना राजा बनाना। राजा एक होता है राजा बनना और एक होता है राजा बनाना। तो वो इतना बड़ा बन चुका था कि वो राजा को ही बनाता था। जैसे फ्रांस में स्पेन में देखिए आप, स्पेन में अपने भाई को राजा बना दिया था, जोसेफ बोनापार्ट को। तो एक तरह से वो राजा का निर्माता बन चुका था। किंतु इतना सब होते हुए वह अपनी उपलब्धियों और विजयों को अस्थायित्व तो नहीं दे पाए। यानी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अपना मतलब जो भी कॉन्क्वेस्ट था, जो भी अचीवमेंट था, उसको स्टेबल नहीं रख पाया। एक तरह से सब कुछ अनस्टेबल ही रहा और अनस्टेबल चीज एक दिन खत्म हो ही जाता है। 1807 में सेवन के बाद के वर्षों में उसकी योजनाएं और अभियान असफल होते चले गए एवं कीर्तिमानों के शिखर पर बैठा चमत्कारिक योद्धा पतन की ओर बढ़ता चला गया। यानी कि 1807 से पहले तो ठीक ठाक स्थिति था, उसके बाद से जो भी वो प्लानिंग करता था, जो भी वो अभियान करता था, सब एक तरह से अनसक्सेसफुल हो गया। और इतना ऊंचा मतलब इतना ज़्यादा उसका दर्जा था नेपोलियन का, इतना यूनिक था, सब कुछ एक तरह से क्या होने लगा? डाउनफॉल की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे में उन कारकों को समझना आवश्यक है जिनके कारण क्या हुआ? नेपोलियन का पतन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कारणों के मतलब कारण उसका पतन हुआ। तो सबसे पहला है अधिनायकवाद। अधिनायकवाद क्या होता है? एक तरह से डिक्टेटरशिप। तो नेपोलियन ने सम्राट बनने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे गणतंत्र का चोगा यानी कि लबादा लबादा उतार फेंका एवं अधिनायकवाद की ओर बढ़ता चला गया। यानी कि एक तरह से जो है नेपोलियन जैसे ड्रेस चेंज किया जाता है ना, वैसे अपना पूरा मतलब कैरेक्टर को ही चेंज कर लिया। पहले वह गणतंत्र का समर्थक था, अब गणतंत्र को मतलब हटा करके एक तरह से पहले गणतंत्र के नाम पे वो शासन में आया। ठीक, और गणतंत्र का ही चोगा जो वो था लबादा, एक तरह से दिखावटी ड्रेस, उसको निकाल करके फेंक देता है और अधिनायकवाद की ओर बढ़ते मतलब चला गया नेपोलियन। उसने सहयोगियों एवं अधीनस्थों की राय लेनी बंद कर दी। उसके जो भी मतलब हेल्पर लोग थे, जो उसका हेल्प करते थे एक तरह से शासन चलाने में, सबका सहयोग लेना बंद कर दिया, राय लेना बंद कर दिया। जो उसके मन में आता था वही करता था। पुरातन व्यवस्था के समान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी। यानी कि पहले जो सिस्टम चल रहा था जिसमें अभिव्यक्ति यानी कि हर व्यक्ति का अपना पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं होता था, तो ये भी वैसे ही कर दिया। इंडिविजुअल लिबर्टी पे क्या कर दिया? रोक लगा दिया। समाचार पत्र सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते थे। यानी कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। देखिए, जो भी प्रेस था उसका फ्रीडम को एक तरह से छीन लिया गया। विरोध मात्र पर ही लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। थोड़ा भी कोई अपोजिशन मतलब एक तरह से इसको जो भी अपोजिशन क्रिएट करता था उसको जेल में डाल देता था। वस्तुतः फ्रांस नेपोलियन की इच्छाओं एवं सपनों से संचालित हो रहा था, न कि जन सामान्य के हित से। यानी कि इंडीड हम लोग देखे ये तो नेपोलियन के हिसाब से ही फ्रांस चल रहा था, जबकि लोग किसी और हिसाब से चाहते थे पहले उसको चलाना। अब नेक्स्ट कारण क्या था उसके डाउनफॉल का? तो सतत युद्धों में संलग्नता, यानी कि हमेशा युद्धों में ही लगा रहना। तो नेपोलियन अपने उदय से अस्त तक युद्धों में ही संलग्न रहा, हमेशा वो युद्धों में ही बिजी रहता था। उसने 40 युद्ध लड़ा, अधिकांश युद्धों में वह जीता भी, लेकिन इस निरंतर युद्धों ने नेपोलियन के शत्रुओं की संख्या में वृद्धि की। अब युद्ध पे युद्ध करते गया तो शत्रु तो बनना तय ही था। निरंतर युद्धों से उसके सेना का मनोबल और उत्साह दोनों कम हो गया।
अब मॉस्को सॉरी जो मॉस्को है रसिया का जो कैपिटल है जिसको हिंदी में मॉस्को बोलते हैं, तो मॉस्को अभियान में 5 लाख एवं लिप्जिग के युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए, तो 6 लाख सैनिक तो इसके इधर ही मारे गए। इन कारण से अन्य देश से उसको क्या करना पड़ा, सैनिक को भर्ती करना पड़ा। लेकिन जो सैनिक वो भर्ती किया उसमें पहले के सैनिकों जैसा उत्साह नहीं था, और जब सैनिक में ही उत्साह नहीं रहेगा तो युद्ध को जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एक हिस्टोरियन है कब्बन, तो हिस्टोरियन कब्बन बताते हैं कि नेपोलियन का जो साम्राज्य था वो युद्ध में ही पनपा, यानी कि उसका जन्म एक तरह से युद्ध से ही हुआ। युद्ध ही उसके अस्तित्व का आधार था, यानी कि वो जो बना हुआ था नेपोलियन का साम्राज्य वो युद्ध पे ही टिका हुआ था, और युद्ध में ही उसका अंत होना भी तय था, यानी कि ये भी फिक्स था कि ये युद्ध में ही इसका साम्राज्य खत्म होगा एक दिन। राष्ट्रीयता का प्रसार यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये भी एक कारण था। तो नेपोलियन के सैनिक अभियानों एवं नए राज्यों के निर्माण में फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों एवं आदर्शों का विस्तार यूरोप के अन्य देशों में हुआ। नेपोलियन जब दूसरे देश में जाके अटैक करता था तो वहाँ के लोगों को एक तरह से बुरा लगता था, इससे वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता का भावना उठा कि बगल वाला आके हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति में जो भी आइडियोलॉजी था, आइडियल्स था, थॉट था, वो सब भी यूरोप के अन्य देशों में फैला। इससे भी लोगों में क्या हुआ, एक तरह से जागरूक हुए लोग। तो राष्ट्रवाद के कारण ही नेपोलियन द्वारा विजित देश अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलित होने लगे। तो यह नेशनलिज्म का ही असर था कि जो जिस प्रदेश को नेपोलियन जीत लिया था वहाँ के लोग चाहते थे कि अब उनको नेपोलियन से एक तरह से या फ्रांस से उनको क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। प्रबल राष्ट्रवाद के सामने नेपोलियन की सैन्य शक्ति टूटने लगी, यानी कि जहां पे नेशनलिज्म था, यानी कि सारे लोग एक हो गए थे, लोग ही अटैक करने लगेंगे, तो वहां पे नेपोलियन का सैनिक क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। ऐसे में राष्ट्रवाद के उभार और विस्तार से नेपोलियन का ग्रैंड एम्पायर बिखरने लगा। तो ये जो राष्ट्रवाद का विस्तार हुआ, जो चारों तरफ राष्ट्रवाद इमर्ज हुआ, राइज हुआ, फैला, उससे क्या हुआ, नेपोलियन जो इतना बड़ा ग्रैंड एम्पायर क्रिएट करा था, बनाया था, उसको एक तरह से धक्का लगा। धक्का लगने के बाद क्या होने लगा, बिखरने लगा, डिसइंटीग्रेट होने लगा। स्पेन के राष्ट्रवाद ने तो नेपोलियन के साम्राज्यवाद की कमर ही तोड़ दी। यानी कि आप स्पेन में जो नेपोलियन अटैक करता है तो वहाँ के लोग जो मतलब काउंटर अटैक करते हैं, या जो वहाँ का सैनिक लोग काउंटर अटैक करता है, वो एक तरह से नेशनलिज्म का ही असर था, जिसके कारण जो है नेपोलियन एक तरह से बोलता है कि स्पेन में ही मतलब उसका बर्बादी का एक तरह से होता है ना, ट्री का प्लांट लगाना, सीड लगाना, वैसे ही बर्बादी का जड़ जो है उसका स्पेन से ही होता है। अगला कारण है फ्रांस की कमजोर नौसेना। फ्रांस की जो स्थल सेना था वो सुदृढ़ ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में एक तरह से सैन्य संचालन के नवीन मानक स्थापित कर रहा था। वहाँ यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट जो है उसका थल सेना था, किसका, फ्रांस का। वहीं दूसरी ओर फ्रांस का जो नौसेना था वो काफ़ी दुर्बल था, यानी कि काफ़ी कमज़ोर था, वीक नेवल पावर था वहाँ का। इसी कारण जो है नेपोलियन स्थलीय युद्धों में अत्यंत सफल रहा, यानी कि नेपोलियन जो भी लैंड पे यानी कि जो भी जमीनी वार लड़ा उसमें तो नेपोलियन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जब जल युद्ध हुआ यानी कि जब वाटर में फाइट हुआ, वार हुआ, उसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ा। और इसके पीछे क्या कमजोरी था, उसका नेवल पावर ही उसका कमजोर था। इंग्लैंड से जल युद्ध में हमेशा ही उसका हार हो जाता था। नेपोलियन का महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के मूल में भी फ्रांस की कमजोर नौसैन्य क्षमता थी। यानी कि जो नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया था इंग्लैंड को टैकल करने के लिए, तो उसमें जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम का फेलियर हुआ उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण क्या था, फ्रांस का नौसेना। परिवारवाद एवं भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म जो अभी बॉलीवुड में चला था, वैसा नेपोलियन अपने ही जमाना में करके छोड़ चुका था। तो वो क्या किया, नेपोलियन ने अपने परिवार के सदस्यों को बड़ी संख्या में सत्ता का भागीदार बना दिया, लेकिन उन लोगों ने सत्ता का क्या किया, दुरुपयोग किया। नेपोलियन अपने ही घर के लोगों को क्या किया, जो भी पावर था वो उन लोगों को दे दिया, दूसरे जगह का मतलब जो सत्ता था उन लोगों को दे दिया। एक तरह से किसी को किंग बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को मतलब सुप्रीम बना दिया, सोल्जर का। तो इस तरह से क्या हुआ, लेकिन वे लोग जो थे उस लायक नहीं थे, कैपेबल नहीं थे, और वे लोग अपने पोस्ट का एक तरह से दुरुपयोग किए। इस कारण बहुतायत में लोग नेपोलियन के विरोधी होते चले गए, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे, बहुत सारे लोग जो थे वो नेपोलियन से नफरत करने लगे। ये इनकैपेबल लोगों को सत्ता में लाने के कारण, जो लोग सक्षम नहीं थे उनको सत्ता में लाने के कारण नेपोलियन से बहुत सारे लोग एक तरह से नफरत करने लगे।
इसी कारण नेपोलियन भी कहता है कि जितना लाभ मैंने अपने संबंधियों को पहुंचाया उससे कहीं अधिक हानि उन्होंने मुझे पहुंचाई। यानी कि जितना फायदा हुआ अपने सहयोगियों को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया, उससे ज्यादा नुकसान उसको खुद हो गया। अगला कारण था नेपोलियन का डाउनफॉल का महाद्वीपीय व्यवस्था। तो नेपोलियन ने इंग्लैंड को पराजित करने के लिए आर्थिक युद्ध का सहारा लिया। वैसे शक्तिशाली राष्ट्र को खुली चुनौती देकर अपना प्रबल प्रतिद्वंदी बना लिया। अब नेपोलियन जो था वो इंग्लैंड को डायरेक्टली हरा नहीं पा रहा था, ठीक है, इंग्लैंड को किसी भी तरह से डायरेक्टली वो हरा नहीं पा रहा था। तो नेपोलियन क्या करता है, उसका कमजोरी पता करता है कि क्या कमजोरी है, तो उसकी कमजोरी के हिसाब से सोचता है कि उसको अब इकोनॉमिकली हराएंगे। उसके लिए वो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय व्यवस्था लाता है। अब महाद्वीपीय व्यवस्था में वो क्या होता है, एक तरह से सक्षम नहीं हो पाता है इंग्लैंड को काउंटर करने में। अब होता क्या है, सबसे बड़ा जो सबसे पावरफुल कंट्री था उसको नेपोलियन अपना एक तरह से दुश्मन बना लेता है। अब इंग्लैंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं उन्नत नौसेना ने उसे सदैव लाभ में रखा। जो इंग्लैंड का ज्योग्राफिकल लोकेशन था उसका और जो उसका नेवल पावर था वो काफ़ी स्ट्रांग था। तो ये दो फैक्टर जो है इंग्लैंड को एक तरह से मजबूत बनाए रखा और हमेशा जो है फ्रांस उसके आगे हार जाता था। इसके पीछे यही कारण था। अतः जो है यह जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी था या व्यवस्था था असफल हो गया। इससे फ्रांस एवं यूरोप के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक पड़ा। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम लाया इससे सिर्फ फ्रांस ही नहीं यूरोप के बाकी देश जिसपे नेपोलियन जबरदस्ती कॉन्टिनेंटल सिस्टम को थोपना चाहता था उन पर उनके भी एक तरह से इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। नेपोलियन को वस्तुओं के अभाव और महंगाई बढ़ने से जन असंतोष का सामना भी करना पड़ा। अब फ्रांस में क्या होने लगा, वस्तु का कीमत बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ने लगा। अब यह इससे क्या हो गया, कॉमन लोग नाराज होने लगे। कॉमन लोग किससे नाराज होंगे, नेपोलियन से। पुर्तगाल, स्पेन, रूस जैसे मित्र देश नेपोलियन से असंतुष्ट होते चले गए और नेपोलियन को इनसे एक एक करके युद्ध करना पड़ा। तो पहले पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर रूस, सब धीरे धीरे नेपोलियन से क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे, उससे असंतुष्ट हो गए और नेपोलियन को क्या करना पड़ा, उनसे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था युद्ध के अलावा। तो सबसे युद्ध कर करके अपना दुश्मन बना लिया नेपोलियन। तो अतः महाद्वीपीय व्यवस्था से नेपोलियन अनिवार्यतः युद्धों में उलझा हुआ वाटरलू तक चला गया, जहां उसे पूर्ण हार का सामना करना पड़ा। यानी कि युद्ध पे युद्ध में लगते के कारण मतलब एक फ्लो में युद्ध होते चला गया और वाटरलू के युद्ध तक मतलब 1814 या 15 में जो युद्ध हुआ वहां तक चला गया। कंडीशन ऐसा हो गया और फाइनली जाके नेपोलियन का क्या हो गया, हार हो गया। स्पेन का युद्ध यह भी एक तरह से कारण था। तो नेपोलियन ने 1808 में अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का क्या कर दिया, शासक बना दिया। इससे स्पेन की जनता आंदोलित हो उठी एवं नेपोलियन स्पेन के जन आंदोलन और गुरिल्ला युद्ध में उलझता चला गया। तो वहाँ का जो जनता था, जो कॉमन लोग था, तो नेशनलिज्म का भावना के कारण वे लोग एक तरह से मूवमेंट चला दिए किसके विरुद्ध, नेपोलियन के भाई और नेपोलियन के विरुद्ध। नेपोलियन वहाँ के जो लोग थे वो गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे और जो जन आंदोलन था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। तो नेपोलियन एक तरह से उसमें घिरता चला गया, उलझता चला गया, कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाया नेपोलियन, सब कुछ स्थिति को सामान्य नहीं कर पाया। 3 लाख से अधिक फ्रांसीसी सैनिक मारे गए लेकिन स्पेन शांत नहीं हुआ। 3 लाख से ज़्यादा सैनिक को क्या किया, नेपोलियन और दोनों के युद्ध में मारा गया, लेकिन वहाँ पे स्पेन के लोग जो थे वो मानने के लिए अब तैयार नहीं थे। स्पेन के राष्ट्रवाद के बहाने इंग्लैंड को यूरोप की मुख्य भूमि पर आकर फ्रांस से लड़ने का अवसर मिल गया। अब जो स्पेन में जो नेशनलिज्म का भावना चल रहा था तो इसका फायदा अब इंग्लैंड उठाता है। इंग्लैंड क्या करता है, स्पेन के थ्रू इंटर करता है और फ्रांस का जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न बाउंड्री है, वहां तक पहुंच जाता है और वो भी एक तरह से फ्रांस से लड़ने का मौका ढूंढते रहता है, उसको मौका मिल जाता है। ग्रांट और टैपरले ने लिखा है कि स्पेन के युद्ध को कैंसर कहना अत्यंत न्याय संगत होगा। यानी कि नेपोलियन के लिए जो ये स्पेन का युद्ध था ना, एक तरह से कैंसर की तरह ही साबित हुआ। नेपोलियन की शक्ति का रस जो है पूरा चूस लिया था ये जो युद्ध था स्पेन का। अब मास्को अभियान देखते हैं। तो नेपोलियन ने 6 लाख सैनिकों के साथ अभियान शुरू किया, मगर व्यर्थ अभियान में 5 लाख सैनिक मारे गए। ये जो मॉस्को में अभियान किया नेपोलियन, तो 6 लाख सैनिक को लेके गया, लेकिन 5 लाख से अधिक सैनिक उसके मारे गए। यानी कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा धक्का लगा एक तरह से पूरा नेपोलियन के इमेज को। इस अभियान की व्यापक असफलता ने नेपोलियन की प्रतिष्ठा को क्या किया, गहरा आघात पहुंचाया।
अब उसकी सफल विजेता एवं चमत्कारिक नेता की छवि ध्वस्त होती चली गई। जो उसका यूनिक, एक तरह से सबसे बड़ा कंक्वेस्ट जो मतलब प्राप्त करने वाला, एक तरह से किंग, एक तरह से सम्राट का इमेज जो उसका बना हुआ था पूरे यूरोप में, इस मॉस्को अभियान के बाद से खत्म हो गया। लोगों के अंदर उसका भय, उसका जो भी आतंक था, एक तरह से डर था कि हाँ नेपोलियन आ रहा है, कहीं जीत के ही जाएगा, वो सब मतलब अब खत्म हो गया। अब लगने लगा कि हाँ नेपोलियन को कोई भी हरा सकता है। इस युद्ध से फ्रांसीसी सैनिक क्षमता की कमजोरियां खुलकर प्रकट हो गई, जिनका लाभ मित्र देशों ने आगामी अभियानों में उठाया था। इसमें जो है उसका सैनिक जो भी सोल्जर था, उसका क्या क्या कमजोरी था, वो सब दिख गया। अब जब मित्र राष्ट्रों को पूरा सोल्जर का कमजोरी, एक तरह से पूरे नेपोलियन का जो कमजोरी था वो पता चल गया, तो आगे जो युद्ध हुआ उसमें उसके कमजोरी का एक तरह से फायदा उठाया लोग। वे लोग भी उसी हिसाब से अपना रणनीति बनाए कि कैसे इसको अब हराया जाए। अतः नेपोलियन के पतन के अनेक कारण हैं, लेकिन एक प्रभावी कारण नेपोलियन स्वयं था, जो एक के बाद एक भूल करता चला गया। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल पॉइंट है, इसको आपको ऐड करना ही चाहिए कि ये सब कारण तो अलग कारण था, लेकिन एक तरह से सबसे मेन कारण तो नेपोलियन खुद था, जो एक के बाद एक भूल करते चला गया, अपने गलतियों से सीखा नहीं बल्कि और गलती पे गलती करते ही चला गया। समय के साथ उसकी हठकर्मिता और घमंड जो है बढ़ता चला गया, काफ़ी जिद्दी होता चला गया। उसके बाद उसका घमंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस कारण उसके अन्य सहयोगियों की सलाह लेनी बंद कर दी। वो क्या था, इतना ज़्यादा घमंडी हो गया था, इतना ज़्यादा जिद्दी हो गया था कि जो भी उसको मतलब एक तरह से गाइड करते थे या जो हेल्प करते थे, उनका सलाह भी वो नहीं लेता था। इसी क्रम में फ्रांस की कमजोर नौसेना और यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार से नेपोलियन का पतन और तीव्र हो गया। यानी कि तो सबसे पहला कारण इसी में, जो नेपोलियन का नेवल पावर काफ़ी वीक था, यानी कि फ्रांस का जो नौसेना था वो काफ़ी कमज़ोर था। नेपोलियन का नौसेना यानी कि फ्रांस का नौसेना कमज़ोर था। और यूरोप में जो है बाकी सारे देशों में भी राष्ट्रवाद का लहर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। ये दोनों कारण जो है इसके पतन को और तेज़ बना दिए। नेपोलियन का पतन होना तो तय था, लेकिन जितना तेज़ी से हुआ उसके पीछे ये दो कारण था। साथ ही उसने लिप्जिग और वाटरलू के युद्धों में उचित एवं त्वरित निर्णय न लेकर विरोधियों को संभालने का मौका दे दिया। अब जो ये युद्ध हुआ लिप्जिग और वाटरलू का, उसमें वो चाहता तो एक तरह से संदेह वगैरह कर सकता था या कुछ ऑप्शन रख सकता था, लेकिन नेपोलियन अपने अपने ही कारण, नेपोलियन स्वयं के कारण कुछ करने में असमर्थ रहा। इसी क्रम में नेपोलियन ने कहा भी था कि मैंने समय को नष्ट किया, समय ने मुझे नष्ट कर दिया। इतिहासकार फिशर ने नेपोलियन के पतन को इन शब्दों में प्रकट किया है। एक हिस्टोरियन है फिशर, वो बताते हैं कि नेपोलियन के पतन के नाटक के 3 दृश्य हैं। पहला जो है मॉस्को अभियान जो रहता है उसका 1812 में, दूसरा लिप्जिग का युद्ध जो 1813 में होता है, तथा फाउंटेन ब्लू यानी कि 1814 ईस्वी का। ये तीनों जो है नेपोलियन का एक तरह से पतन का नाटक जो है, अगर ड्रामा देखा जाए, उसको फिल्मोग्राफी करा जाए एक तरह से, तो यही तीनों मेन कारण दिखता है। वाटरलू इस नाटक का क्या है, उपसंहार है। किसके हिसाब से, फिशर के हिसाब से। यह कहना उचित ही है कि निरंकुश सतह पर राष्ट्रीय भावना की विजय ही इस नाटक का मूल उद्देश्य है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का नेपोलियन खत्म होता है। अगले लेक्चर से हम लोग वियना कांग्रेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।